हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पंकज पांडे। बातें बहुत सारी होंगी लेकिन हर दिन की तरह गुजारिश भी होगी। गुजारिश ये कि आप लोग जुड़े हमारे साथ। आप जुड़ते हैं तो फिर बातचीत का आनंद दोगुना हो जाता है, बढ़ जाता है, बल्कि कई गुना हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़े, अपने सवाल हमसे पूछें और फिर कम्युनिकेशन हमारे बीच में हो, टू वे कम्युनिकेशन हो। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भाई जब चैनल पे हम होते हैं, यानी कि जब टीवी पर होते हैं, बुलेटिन में होते हैं, तो हम सिर्फ अपनी बात आपको बता रहे होते हैं, यानी कि खबरें बता रहे होते हैं। लेकिन उन खबरों के पीछे का व्यू या खबरों के पीछे की खबर क्या हो, ये तो आपके साथ चर्चा करके हम बता पाएंगे। लिहाजा हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि आप लोग आइए, जुड़िए, सवाल कीजिए, डिस्कस कीजिए और किसी खबर के विभिन्न पहलुओं को जानना है तो वो भी जानिए। तो चलिए, बहुत सारी खबरें आज हम अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इन खबरों में सबसे पहले खबर आपको बताते हैं, वो है आजम खान से जुड़ी हुई। आजम खान की पहली रात कटी बैरक नंबर 1 में। तो बैरक नंबर 1 में कटी आजम खान की। इसी तरीके से अब्दुल आजम और तंजीन फातिमा तीनों ही रामपुर की जेल में रहे, लेकिन उसके बाद अब उनको दूसरी जेल शिफ्ट किए जाने की प्लानिंग चल रही है। दरअसल इस दौरान हुआ यह है कि बाकी जानकारी आपको तो है ही कि कैसे 2 जन प्रमाण पत्र रखे जाने की वजह से और उन जन प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल या कहे कि दुरुपयोग किए जाने की वजह से उन्हें सजा हुई है। उनके पास दो वोटर कार्ड अब्दुल आजम के पास थे, एक 1993 का और दूसरा 1990 का। तो 1990 का बनाया गया इसलिए क्योंकि वो चुनाव लड़ पाए। हालांकि वो बात सामने आ गई और उसके बाद एफिडेविट में जैसी इस बात की जानकारी सामने आई, क्योंकि बसपा के जो प्रतिद्वंदी थे स्वार से, उन्होंने शिकायत कर दी थी चुनाव आयोग से और उसके बाद फिर उनको जो है निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो और इससे पहले हालांकि हेट स्पीच के मामले में ही उनकी विधायकी चली गई थी जब उन्हें सजा हुई थी तब। तो विधायकी जाने से कहीं ना कहीं परेशान तो चल रहे, लेकिन इसी बीच में रामपुर के जो विधायक हैं आकाश सक्सेना, वो एकदम से पड़ गए कि उन्होंने सिर्फ एक जगह इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए दुरुपयोग नहीं किया है, बल्कि कई एक जगहों पर इन जन प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और वो ट्रस्ट हो जाए, चाहे अल जौहर का या जौहर यूनिवर्सिटी हो जाए, हर एक जगह पे आजम एंड फैमिली ने नियमों को धत्ता बताते हुए अपने हिसाब से नियम बनाए, अपने हिसाब से उनको चलाया भी, ढाला भी। तो इस तरीके से आजम खान की पहली रात तो बैरक नंबर 1 में कटी रामपुर में, लेकिन अब उन्हें दूसरी जेल शिफ्ट किए जाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। तो नजर रहेगी कि आखिर आज दोपहर के बाद से आजम खान को और उनके पूरे परिवार को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या एक ही जेल में तीनों रहेंगे या फिर तीनों को अलग अलग जेल में रखा जाएगा। हालांकि अब प्रशासन से जो वकील आजम खान के गुहार तो ये लगाएंगे कि कम से कम तीनों को एक ही जेल में रखा जाए ताकि आपस में उनकी मुलाकातें भी होती रहे और एक दूसरे का वो ख्याल रख पाए। लेकिन चूंकि आप सजा काटने वाले हैं, आप जेल गए, तो ऐसे में आपकी सुविधाओं का ख्याल तो नहीं रखा जाएगा, ये तो तय है। हालांकि इस बीच में आजम खान के वकील जो हैं वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे वो और इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए वो गुहार लगाएंगे। तो ये तैयारी भी अपनी तरफ चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ आजम खान को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। सियासत कैसी हो रही है? सियासत ये हो रही है कि दरअसल आजम खान पर जैसी ये फैसला आया आजम खान को लेकर, अब्दुल आजम को लेकर और तंजीन फातिमा को लेकर, वैसी अखिलेश यादव ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज की प्रताड़ना बहुत ज्यादा हो रही है इन दिनों। यानी कुल मिलाकर उन्होंने एक तरीके से आजम खान के जरिए मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाने की कोशिश की, उनके सिंपैथी उनके जरिए गेन करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि भाई हम चाहे पीडीए की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें, समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स तो माई ही रहेंगे, यानी कि एम और वाई रहेंगे, मुस्लिम यादव ही रहेंगे। तो ये संकेत उन्होंने कहीं ना कहीं दे दिया। अब इस संकेत के बाद से कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या जिस तरीके से ओबीसी के आरक्षण के लिए और साथ में जातिगत जनगणना के लिए जिस तरीके से कांग्रेस मुखर हो गई है, तो ऐसे में लगता है कि समाजवादी पार्टी के उस एजेंडे को कहीं कांग्रेस हाईजेक ना करे, बल्कि हाईजेक कर ही चुकी है, कर ही चुकी है। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी वापस से अपने कोर वोटर्स के बीच में जाना चाहती है और एक संदेश यहां से अखिलेश यादव ने शायद यही देने की कोशिश की है। हालांकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो यही मानकर चले कि देखिए 20% वोटर्स हैं
मुस्लिम समाज से आने वाले, और इसमें से 70 से 75% जो मुस्लिम्स हैं वो समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, उन्हीं के वोटर्स हैं। ये मानकर चला रहा कि बीजेपी भी अब धीरे धीरे सेल लगाना शुरू कर चुकी है। बसपा और कांग्रेस की भी कोशिश यही थी, लेकिन चूंकि वोट अगर सीट की शेयरिंग हो जाती समाजवादी पार्टी के साथ में, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो हो सकता है कि कांग्रेस के साथ जुड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार लंबे समय से आजादी के बाद से ही मुस्लिम और दलितों और साथ में सवर्णों को लेकर आगे बढ़ रही थी। हालांकि अब वो ओबीसी की बात भी कर रही है। तो इस तरीके से यहां पर जो एमपी में एक झटका समाजवादी पार्टी को लगा है, इसके बाद से समाजवादी पार्टी ने शायद कांग्रेस को मजा चखाने का फैसला कर लिया है और कहा है कि यूपी में मतलब 22 समीकरण ही चलेगा, क्योंकि उनका पीडीए, हालांकि पीडीए भी रहेगा, ओबीसी भी रहेगा, लेकिन जो एक कोर वोटर होता है। अब आप ये सोचिए कि अगर 12-14% जो यादव हैं और करीब 20% मुस्लिम अगर इस साथ मिल जाए, तो समाजवादी पार्टी को कौन रोक सकता है। और इसके साथ साथ हालांकि सभी के सारे के सारे वोट उन्हें नहीं मिलने वाले, लेकिन फिर भी एक मजबूत या कहें कि उनकी गारंटी, जीत की गारंटी जो समाजवादी पार्टी की ये समीकरण ही दे सकता है। ये समाजवादी पार्टी को बखूबी पता है, और यही वजह है कि आजम खान के जरिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एक संदेश दे दिया समाजवादी पार्टी के तरफ से मुस्लिम समाज में, मुस्लिम बिरादरी में, कि भाई मुस्लिमों के सबसे बड़े पैरविकार हम ही हैं, तो आप हमें ही लेकर आप आगे बढ़े। तो यानी कुल मिलाकर अब ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम तो होने वाला है, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिर्फ बीजेपी नहीं करेगी, ये समाजवादी पार्टी भी करने जा रही है। हालांकि वो अपने पीडीए और ओबीसी राग पर भी रहेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ अब वो साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में तो साफ इनकार हो गया, और उसके बाद अखिलेश यादव ने नाराजगी भी जाहिर की है कि कांग्रेस के साथ अब ऐसा लगता नहीं है कि संभव है जा पाना आगे, क्योंकि जब राज्यों में वो गठबंधन नहीं कर रही है कांग्रेस, तो फिर लोकसभा में ड्रामा क्यों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आजम खान के बहाने एक दूसरे ही राजनीतिक दिशा में समाजवादी पार्टी जाती नजर आ रही है, और ये कह सकते हैं कि एमवाई समीकरण की ओर वापसी का ये शायद तैयारी चल रही है कहीं ना कहीं। तो ये दो खबरें तो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सीएम योगी आज दिल्ली आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? दरअसल सीएम योगी आज हाथरस पहुंचेंगे सबसे पहले, उसके बाद अलीगढ़ भी जाएंगे। हाथरस में दरअसल नागरिक वंदन, माफ कीजिए, नारी शक्ति वंदन जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर लगातार बीजेपी महिलाओं के बीच जा रही है और बता रही है कि कैसे आपको राजनीतिक रूप से हम लोग सशक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि ठीक है कि अभी परिसीमन और जनगणना के बाद ही ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी, यानी कि अगले लोकसभा चुनाव तक, लेकिन उससे पहले जो इस बार का लोकसभा चुनाव होगा उसमें माफ कीजिएगा, उसमें बीजेपी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को वो जो है वो उतारे मैदान में। तो बीजेपी ने साफ कहा है कि भाई हम तो सिर्फ दो ही कौम में बांटते हैं वोटर्स को, एक पुरुष और दूसरा महिला, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो अलग अलग जाति में बांटती हैं। जातिगत जनगणना की बात करती है, ओबीसी की बात करती है, माई की बात करती है, सवर्ण की बात करती है, ओबीसी की बात करती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ महिला और पुरुष की बात करती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब महिलाओं को हम सशक्त कर देंगे तो फिर महिला पुरुष भी हम नहीं करने वाले हैं, हम बस एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत बीजेपी महिलाओं के बीच में जाकर यही बात बता रही है कि कैसे बीजेपी ने महिलाओं की जिंदगी को सुगम बनाने के लिए, महिलाओं की जिंदगी में को बेहतर बनाने के लिए, उनके जिंदगी के उत्थान के लिए कई तरह के योजनाएं शुरू की। उज्ज्वला से लेकर शौचालय योजना तक, महिला स्वयं सहायता समूह के तहत भी बहुत सारे आर्थिक रूप से उनको संभव बनाया गया। तो इस तरीके से, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनको राजनीतिक रूप से मजबूत बनाएगी। जब 33% आरक्षण मिलेगा जब महिलाओं को, तो आप सोचिए 33% आरक्षण जब मिलेगा तो किसी भी जगह पर जो महिलाएं हैं वो काफी मजबूती के साथ में नजर आएंगी। और एक वैज्ञानिक सर्वे भी आया है इसको लेकर, जो सेफोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि किसी भी संस्थान में या किसी भी जगह पर अगर 33% महिलाएं हो जाती है तो वो जगह अपने आप ठीक हो जाती है। भ्रष्टाचार पर चोट पड़ती सबसे पहले, क्योंकि महिलाएं जो है भ्रष्ट कभी होती हैं। महिलाओं में डर होता है कि कहीं अपने परिवार, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, परिवार के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो 33% जो महिलाएं हैं तो होने से ये फायदा होगा। फिर वहां पर जो चीजें महिला सुरक्षा की भावना है वो स्वतः ठीक होने लगेंगी। तो इस तरीके से एक अच्छा माहौल जरूर कायम होगा। तो 33% का जो
जो आरक्षण की बात की जाती है, हालांकि आधी आबादी है महिलाओं की, लेकिन फिर भी 33% जो आरक्षण की बात है वो अपने आप में परिपूर्ण है और कहा जाता है कि इससे चीजें खुद ब खुद ठीक होती चले जाएंगी, बाकी महिलाएं भी खुद आते चले जाएंगी और अपने पोटेंशियल, अपने कैलिबर के जरिए वो खुद आगे बढ़ेंगी। तो 33% तो फिलहाल हम सरकार ने चाहा है कि हम दे देते हैं, लेकिन बाकी महिलाएं खुद ही यहाँ पर प्रतिद्वंदी बन के प्रतियोगिता करते हुए यहाँ पर पहुंचेंगी, तो फिर चीजें ठीक होते चले जाएंगी। तो ये एक चीज हो गया। तो हाथरस में ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद अलीगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी। अलीगढ़ में दरअसल अनुसूचित जाति का सम्मेलन है। बीजेपी ने जो दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए बस्ती संपर्क अभियान चलाया था, उसी के दूसरे चरण में अब दलित सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें दलितों को सम्मानित करने के साथ उन्हें बताया जा रहा है कि आपके समाज के लिए हमने क्या किया है और किस तरीके से दूसरी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सेट करती है कि बीजेपी सिर्फ सवर्ण लोगों की पार्टी है, बीजेपी सिर्फ सवर्णों की बात करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जब भी कोई योजना चलाई तो सबको उसको ध्यान में रखा, सभी लोग उसमें रहे, क्योंकि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर आगे चल रहे हैं। तो दलित सम्मेलन इसी कड़ी में की जा रही है। और दलित सम्मेलन के पीछे की बड़ी वजह राजनीतिक है। राजनीतिक तो इसलिए है क्योंकि बीजेपी कर रही है या दूसरी पार्टियां भी करती है, तो राजनीतिक हो ही जाता है। बसपा के जो वोटर्स हैं उनको किसी तरीके से अपने पाले में लाने की कोशिश है। बसपा के वोटर्स जाटो भी है, गैर जाटो भी है। तो जाटो है वो तो इंटैक्ट है पूरी तरीके से बसपा के साथ में, लेकिन जो गैर जाटो है वो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने सिरमारी कर ली है और उसका 50% जो वोट है वो बीजेपी को पिछले चुनावों में मिला भी है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस आंकड़े को बढ़ाए, न सिर्फ गैर जाटो में बल्कि जाटो में भी हम घुसपैठ करें और इस तरीके से अपनी जीत हम सुनिश्चित करें। क्योंकि देखिए ओबीसी बीजेपी के साथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि ओबीसी का 50% वोट जो है सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश की बात कर ले तो वो बीजेपी के साथ है। सवर्ण का भी अच्छा खासा प्रतिशत है। अल्पसंख्यक भी आता है। अल्पसंख्यक भी अगर यूपी की बात कर ले तो 8 से 10% जो अल्पसंख्यक है वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो आप सोचिए कि यानी कि बीजेपी की स्वीकारता बढ़ी और बीजेपी उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने साफ कहा है कि भाई एक दुष्प्रचार हमारे साथ किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने राम मंदिर की बात की, सिर्फ इसलिए कि हम हिंदुत्व की बात करते। तो भाई हमने अपनी राजनीति की शुरुआत ही ऐसे की थी, तो उस दौरान तो हमें बात करनी थी। लेकिन हमारे जो कोर है, हमारा कोर है अंत्योदय का, हमारा कोर है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, हमारा कोर है एकात्मवाद का, हमारा जो कोर है वो विकसित भारत का, भारत को विश्वगुरु बनाने का। और वो सिर्फ सवर्णों के जरिए या सिर्फ हिंदू के जरिए या सिर्फ ओबीसी के जरिए नहीं होगा, उसमें सभी लोग शामिल होंगे, सबकी सहभागिता बनेगी, ओबीसी की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, सबकी। और इसी कड़ी में दलित सम्मेलन बुलाया जा रहा है। तो ये 2 कार्यक्रम होंगे सीएम योगी के, हाथरस और उसके बाद अलीगढ़। उसके बाद सीएम योगी पहुंचाएंगे दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो सदन है उसमें रहेंगे एनेक्सी में, और फिर शाम को वो गाजियाबाद में जाकर रैपिड रेल का जो उद्घाटन होने वाला है कल, जो पीएम मोदी करने वाले हैं, जो समर्पित करने वाले हैं यूपी को, गाजियाबाद को, उसके कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। क्योंकि पीएम का प्रोग्राम है और पहले ही यह तय हो चुका है कि नवरात्रा पर ही समर्पित होने वाला था। तो पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के बारे में उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए अलीगढ़ के कार्यक्रम के बाद सीएम योगी सीधे दिल्ली पहुंचेंगे और इसी दौरान वो गाजियाबाद भी पहुंचेंगे और गाजियाबाद में वो निरीक्षण करेंगे। जनसभा भी पीएम मोदी करने वाले, वहां भी तैयारी वो देखेंगे वो, और सब कुछ देखने के बाद जब खुद संतुष्ट हो जाएंगे और नहीं होंगे तो फिर अधिकारियों को निर्देश देंगे। क्योंकि अभी भी आज का दिन रह जा रहा है तो रात भर में तैयारियां हो जाएंगी। पीएम मोदी कल पहुंचेंगे साहिबाबाद। यहाँ पर वो यूपीआई के जरिए टिकट खरीदेंगे पहली बार। रैपिड रेल का जो चलेगी यहाँ पर, रैपिड रेल से वो साहिबाबाद से गाजियाबाद के दुहाई तक जाएंगे और फिर वहां से वापसी करेंगे। तो इस तरीके से रैपिड रेल जो है, रैपिड एक्स, वो अब समर्पित हो जाएगा। 17 किलोमीटर का फिलहाल है, लेकिन ओवरऑल जो है ये 82 किलोमीटर का है। तो एक ये खबर हो गई। उसके अलावा अगर बात करें खबरों की तो प्रशिक्षण शिविर, समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है शाहजहांपुर में, इसके बाद सीतापुर में भी है। तो आज और कल 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर है। तो कांग्रेस, बीजेपी और आरएलडी सबसे इतर समाजवादी पार्टी लगभग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में ऐसा लगता है कि जुट गई है और इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया जाएगा। तो शाहजहांपुर पहुंचेंगे यहाँ पर अखिलेश यादव और बताएंगे कि भाई आप जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में आपको कौन से मुद्दे उठाने हैं, कैसे अपने विरोधियों के खिलाफ मतदाताओं को भड़काना है, कैसे अपनी उपलब्धियों को की याद दिलानी जो हमने हमारी सरकार में किया था, और वो वादा भी करना उनसे कि हम क्या क्या करने वाले हैं अगर हम चुनाव में जीतते हैं, अगर हम वापस से 2025 में सत्ता में आते हैं, माफ कीजिएगा 2026 में सत्ता में आते हैं 2022 के बाद से, तो फिर हम क्या क्या करेंगे 2027 में, माफ कीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी खबरों पर हमारी आज नजर है और हमने बहुत ही
खास तरीके से इन खबरों को प्रेजेंट भी किया है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। और एक चीज ये भी कि अब सवाल आप पूछिए, अगर कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो प्राइम न्यूज आपके लिए तैयार है पूरी तरीके से। आप बातचीत कीजिए, आप सवाल रखिए, अगर आपके आसपास कोई समस्या है तो आप वो बताइए, और अगर आपकी कोई समस्या आती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस इलाके में या जहां पर आप हैं या जहां पर आपकी कोई समस्या है जिस इलाके में, वहां पर अपने रिपोर्टर को हम भेजें ताकि उन खबरों को प्रमुखता के साथ चलाएं और प्रशासन के संज्ञान में उसको लेकर आए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। बाकी समय निकालकर आपके बीच हम लोग हमेशा पहुंचते हैं और कोशिश ये होती है कि हमारे दर्शकों के साथ में हमारा इंटरेक्शन जो है वो होता रहे और प्राइम न्यूज को आप लोगों का प्यार मिलता रहे। नमस्कार।